नमस्कार, हीरानगर पर्सनैलिटी और कठुआ पर्सनैलिटी में आप सबका स्वागत है। आज आपसे जिनकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो कठुआ के एक माने जाने एडवोकेट हैं। वो कठुआ के बार एसोसिएशन के रिसेंटली दूसरी बार प्रधान चुने गए हैं। आइए जानते हैं उनसे उनकी लाइफ के बारे में। और कुछ दिन पहले बार एसोसिएशन कठुआ में एक हंगामा हुआ था, उसके बारे में भी उनसे कुछ जानेंगे। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम आज़ाद शत्रु शर्मा है। मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कठुआ का प्रेसिडेंट दूसरी बार चुना गया हूँ। तो सर, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी इसमें? देखिए, एक बड़ा लंबा इतिहास है और सबसे पहले मैं हीरानगर पर्सनैलिटीज़ का और आपकी पूरी टीम का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने बारे में कुछ बता सकूँ और कुछ पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर सकूँ। तो सबसे पहले ये मैं बताता हूँ कि मैंने एज ए स्टूडेंट लीडर एक अपनी जर्नी शुरुआत की थी सोशियो पॉलिटिकल लाइफ में 99 में, जब मैं कॉलेज में गया। और उस वक्त हमारे जब एक स्कूल से स्टूडेंट निकलता है तो जब वो कॉलेज में जाता है तो उसके बड़े अरमान होते हैं कि उसको किस तरह का वातावरण मिलेगा, कैसे लोग मिलेंगे। वो वही एक्सपेक्ट करता है कि जैसे उसके एक टीचर जो स्कूल में उसके साथ होते हैं वो उसकी हेल्प करेंगे। लेकिन एक और चीज़ थी कि डिग्री कॉलेज में एक, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज था और आपको पता होगा कि उस वक्त जो था पूरे इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर सिर्फ एक डिग्री कॉलेज होता था और उस डिग्री कॉलेज की कम से कम भी जो स्ट्रेंथ थी उस वक्त के मुताबिक 6-7 हज़ार स्ट्रेंथ होती थी और काफ़ी बच्चों को एडमिशन तक वहाँ पर नहीं मिलती थी। तो वहाँ एक स्टूडेंट डेमोक्रेसी का वातावरण हमने देखा और जहाँ पर एक प्रिंसिपल ना होकर बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटर था और टीचर जो थे वो टीचर ना होकर बल्कि एक अपने आप को प्रोफेसर समझते थे कि हमने जो पढ़ा दिया, पढ़े नहीं पढ़े, लिखे नहीं लिखे, कोई पूछता नहीं था। जैसे स्कूल में होता है कि एक टच होता है, फीलिंग, उस तरह की फीलिंग नहीं होती कॉलेज में। हालांकि कुछ लोग एक्सेप्शन होते होंगे, मैं उन पर डाउट नहीं करता। वहाँ पर ऐसे मेरे प्रोफेसर रहे हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, एकेडमिकली सपोर्ट किया है, मुझे इनक्रेज किया है। आज बेबाक होकर इंटरव्यू देता हूँ, बात करता हूँ, या मैं उसके बाद डिबेटिंग सोसाइटी कॉलेज में सेक्रेटरी रहा, वो उन्हीं की बदौलत, उन्हीं लोगों की बदौलत चुना गया। और उसके बाद मैंने वहाँ पर एज ए स्टूडेंट लीडर काम करना स्टार्ट किया। स्टूडेंट्स की समस्याओं को अपने एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज लेवल तक समझाना, डीसी लेवल तक समझाना, और ना हो तो उसके लिए संघर्ष करना, फिर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करने, स्टूडेंट्स की ओपन चॉइस के लिए। क्योंकि क्या होता था कि अब मान लीजिए कहीं चुनाव हो रहे हैं पूरे उधमपुर कठुआ विधानसभा के अंदर, उधमपुर जो संसदीय क्षेत्र है, तो ऐसी क्या नौबत आती थी एडमिनिस्ट्रेशन को कि पूरे बैलेट बॉक्स वो कठुआ डिग्री कॉलेज में रख देते थे और कठुआ डिग्री कॉलेज को सील कर देते और स्टूडेंट को छुट्टियां डाल देते। तो इस तरह के इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज है। मैं अब थोड़े समय में बात नहीं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो उसके बाद मैंने NSUI का मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा और उस वक्त हमारी जो चेयरपर्सन थी यूपीए की मैडम सोनिया गांधी जी, उन्होंने मुझे नेशनल अवार्ड तक दिया 2003 में, और जम्मू कश्मीर का पहला ये अवार्ड था एज ए जो किसी स्टूडेंट लीडर और NSUI डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को मिला था। तो हम काम करते रहे क्योंकि हमारी सोच सेकुलर थी। हम एक सबका साथ सबका विकास में यकीन रखने वाले लोग थे, तो इसलिए हम उनके साथ एसोसिएटेड रहे NSUI। फिर मैंने LLB करने के साथ वहाँ पर मैं अपनी एक्टिविटीज़ भी जारी रखी और उसके बाद मैं वहाँ पर डिपार्टमेंटल कल्चर सेक्रेटरी भी रहा 2005 और 6 के भी अंदर जम्मू यूनिवर्सिटी का। तो उस वहाँ भी हमने स्टूडेंट्स की काफ़ी समस्याएं उजागर की, उनके लिए लड़ाई लड़ी। वाइस चांसलर हमारे अमिताभ मट्टू थे, उनके पास हमने कभी उनको डिमांड की और काफ़ी समस्याएं जो थी हमने उस वक्त भी उजागर की। और एज ए स्टूडेंट लीडर मैंने वहाँ पर भी काम किया और साथ साथ हम अपना NSUI के अंदर स्टेट जनरल सेक्रेटरी और उसके बाद सीनियर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट मैं रहा। और 2011 में मैं जो था यहाँ डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। और उसके बाद 2013 के अंदर हमने इंटरनल इलेक्शन लड़ा और युवा कांग्रेस का मैं लोकसभा महासचिव भी चुना गया। 2014 में बतौर कैंडिडेट एज ए फ्रॉम द कांग्रेस मेरा नाम तक लिस्ट में था और ऑब्जर्वर ने भी मेरा नाम भेजा था। IYC से मेरा नाम गया और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तक मेरा नाम वहाँ पर गया। लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त टेक्निकली कंसिडर नहीं किया। तो कोई बात नहीं, हमने कोई बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हम फिर भी सोशल वर्क जो थे करते रहे और साथ साथ में मैं बार एसोसिएशन के अंदर भी जो था, क्योंकि 2010 में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम रखा था हमने यंग लॉयर एसोसिएशन, जो उस वक्त यंग बार भी जिसको कई लोग कहते थे। तो उसका मैं पहला फाउंडर और प्रेसिडेंट बना और उसके बाद
कई अध्यक्ष मेरे बाद आए हैं और आज की डेट में भी अध्यक्ष चल रहे हैं, और उस तरह से मैं बार एसोसिएशन के अंदर भी एक्टिव रहा। और 2017 के भीतर जो था एक चुनाव हुआ, और उस दौरान में 2017 में मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट रहा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का। अब 2018 का जब चुनाव आया तो उसमें हम 3 कैंडिडेट खड़े थे। उसमें मैं, आजाद शत्रु शर्मा, और एक कैंडिडेट एडवोकेट कीर्ति भूषण महाजन जी, और तीसरे कैंडिडेट हमारे राजेंद्र शर्मा जी खड़े थे। तो उसके चुनाव में मुझे 50 वोट पड़े थे और कीर्ति भूषण जी को 51 वोट पड़े थे, यानी 1 वोट से वो विजयी रहे। तो ठीक चलता रहा। फिर 2019 में मैंने दोबारा चुनाव मैदान में मैं जब आया, क्योंकि मेंबर्स की बड़ी ख्वाहिश थी, वो मुझे एज ए प्रेसिडेंट देखना चाहते थे। जो मैंने मैनिफेस्टो उस वक्त के बनाए थे, या जो बातें उनको बताता था कि मैं ये चेंजेस करने वाला हूँ बार एसोसिएशन के अंदर, ये फैसिलिटीज़ चाहिए, तो वो उन लोगों ने मेरे पर विश्वास जताते हुए 21 मई 2019 को मैं पहली बार जो था बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। 48 वोट की लीड से। मेरे खिलाफ एक मैडम एडवोकेट खड़े थे, उनको जो 43 वोट पड़े, और मुझे 91 वोट पड़े, तो मैं 48 की लीड से जो था प्रेसिडेंट चुना गया। और मेरी प्रेसिडेंट चुनने के बाद मेरी कुछ प्रायोरिटीज़ थी। मैं वहाँ पर काम करना चाहता था, मैं कुछ यंग लॉयर्स के लिए डेवलपमेंट कराना चाहता था। सबसे पहले हमने वहाँ पर बार का एक ऑफिस का गठन किया, कि बार एसोसिएशन का ऑफिस नहीं था, वो एक कमरा था, उसको एक स्टोर रूम बनाया हुआ था। मैंने उसी स्टोर रूम को आज की डेट में एक वेल फर्निश्ड बार प्रेसिडेंट का ऑफिस बनाया है। क्योंकि क्या होता था कि पहले जो भी अध्यक्ष बनते थे वो अपने चैम्बर को ही प्रेसिडेंट का काम चलाते थे, तो ये मुझे एक अच्छा नहीं लगता था। तो मैं सोचता था कि नहीं, कि बार प्रेसिडेंट का एक ऑफिस होना चाहिए, और हमने वो ऑफिस सबसे पहले एस्टेब्लिश किया। और उसके बाद हमने अपना बार रूम जो हमारा है उसको हमने उसकी प्राइवेसी इंश्योर की, उसका एक सिस्टमेटिक तरीके से बुक्स डिज़ाइन करवाए। वहाँ पर हमने और जो जहाँ फर्नीचर था उसको वेल फर्निश्ड करवाया। उसके बाद हमारी एक और बड़ी प्रायोरिटी थी, जो मैं समझता हूँ कि अगर वो बात मैं नहीं करूँगा तो मैं समझूंगा वो अधूरी रह जाएगी। वो बात ये थी कि 2012 से लेकर 2019 के बीच में मेरे पहले कितने भी अध्यक्ष आए, लेकिन किसी भी अध्यक्ष ने ये प्रयास नहीं किया कि कंज्यूमर कोर्ट का जो पैनल है उसको 2 मेंबर उसके जो नॉमिनेट होने हैं, जिसमें एक लेडी सोशल वर्कर होते हैं और एक जेंट होते हैं जज साहब के साथ, क्योंकि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज उसके चेयरमैन हैं। तो 2 मेंबर जो कोरम में पूरा, जब भी कोरम पूरा होता है तभी कोर्ट चलती है। तो वो कोरम जो था 2012 से लेकर 2019 के बीच में कभी भी कोरम के लिए प्रयास किसी भी अध्यक्ष ने नहीं किया, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड है ये बात। और दूसरी बात, वो मेरी प्रायोरिटी थी। उसके बाद मैंने ये जो था कंज्यूमर कोर्ट के लिए मेंबर को नॉमिनेट करवाने के लिए प्रयास किया, और हमारे उस वक्त के जो हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज साहब थे, श्री पवन देव कोतवाल जी, जो अभी 31 मार्च को रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने भी हमें एश्योर किया कि बार एसोसिएशन, यानी हमारी जो जिस टीम को मैं लीड कर रहा था, हमने जब उनके सामने प्रपोजल रखा, उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। और साथ में हमारे उस वक्त के एक डीसी आए, जो डॉक्टर राघव लंगर जी, जो अभी हमारे डिवकॉम हैं जम्मू के। तो जब हमने भी उनके सामने भी ये प्रपोजल रखा और जज साहब ने भी बात की, तो उन्होंने भी 1 मिनट नहीं लगाया हमारे इस बात को सुदृढ़ करने के लिए कि कंज्यूमर कोर्ट क्यों नहीं है 2012 से। वो खुद बड़े हैरान हुए। तो उन्होंने पूरा हमें आश्वासन दिया और कहा कि ये जल्द से जल्द, जज साहब को बोला कि मेरी जहां पर जितनी जरूरत है जल्द से जल्द आप इस कमेटी जो बैठेगी वो नॉमिनेट करेगी। और हमने 2 पैनल, यानी 3 लोगों का पैनल, जिसमें एक वुमेन, दोनों पैनलों में एक वुमेन थी, वो हमने पैनल जो था अगस्त महीने में पहुंचाया। वहाँ लॉ मिनिस्ट्री में भी एक कॉपी दी और इसकी फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री में भी गई। लेकिन बड़े अफसोस की बात थी कि उस वक्त आपको जानते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर का रिवोक हो गया, आर्टिकल 370, और सेंटर ने भी एक कानून जो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बना दिया। तो स्टेट वाला भी डिलीट हो गया और सेंटर वाला, क्योंकि दोनों ही 9 अगस्त को हमारे राष्ट्रपति महोदय ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। 9 अगस्त को ही जेएंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर किए और 9 ही अगस्त को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 का उसके ऊपर हस्ताक्षर किए। और उस वक्त क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जुलाई महीने में बना था, तो उस वक्त पहले एक लाइन लिखी थी कि दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन बाद में जब थोड़े दिनों बाद वो रिवोक हो गया, तो जो रिवोकेशन हमारा जो जेएंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि ये जो स्टेट का एक्ट है वो डिलीट कर दिया गया है। उसी कारण जो था हमारा पैनल जो था कंज्यूमर कोर्ट का अप्रूव नहीं हो सका। लेकिन हमने प्रयास उसके लिए करते रहे। उसके बाद क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन की जो इशू बन गया स्टेट के अंदर, और कश्मीर में लॉकडाउन एक तरह की अघोषित कर्फ्यू था, वहां पर नजरबंद थे लोग, और हमारी जम्मू में भी अघोषित कर्फ्यू की सिचुएशन थी
क्योंकि सरकार को ये खतरा था कि शायद आर्टिकल 370 की रिवोकेशन के बाद जम्मू कश्मीर में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ सकती है। ये सरकार की अपना तरीका था। लेकिन एक अघोषित कर्फ्यू यहाँ पर भी था। उस अघोषित कर्फ्यू के दौरान भी हमने सरकार के खिलाफ जो था रजिस्ट्रेशन एक्ट की जो स्ट्राइक चलाई, जिसमें जम्मू बार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन उस वक्त लीड कर रही थी, जिसके अध्यक्ष अभिनव शर्मा जी थे उस वक्त के टाइम में। तो वो लीड कर रहे थे इस पूरी एजिटेशन को। इसमें हम कठुआ से उनकी सपोर्ट कर रहे थे, सांबा से हमारे सुभाष सिंह संबियाल जी जो प्रेसिडेंट थे वो सपोर्ट कर रहे थे, हमारे जम्मू से जेडी सलाथिया साहब जो थे जो उधमपुर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे वो उधमपुर से सपोर्ट कर रहे थे। तो अलग अलग बार एसोसिएशन और भी जो थी जम्मू की सपोर्ट कर रही थी। लेकिन उस तरह की जो बार एसोसिएशन है, जैसे रजौरी पुंछ की होगी, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ की होगी, वो बार एसोसिएशन जो थे एक्टिवली सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि जम्मू बार एसोसिएशन की जो रजिस्ट्रेशन की स्ट्राइक थी उसको कठुआ, सांबा और उधमपुर से ही कुल मिला के सपोर्ट थी, और पूरी स्टेट के लिए हम लड़ रहे थे। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, 4 बारों के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे थे। तो अब जम्मू बार एसोसिएशन जो था उस वक्त के ऐसे हालात आए, और जबकि गवर्नमेंट ने कुछ मुद्दे जो थे वो हमारे वो मानने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ मुद्दों पर वो सहमति बनी। और जो सहमति बनी, और उस वक्त के हमारे एडवाइजर के शर्मा जी ने हमारे जम्मू बार एसोसिएशन को ये कहा कि हम ऐसा करेंगे कि क्लाइंट्स, पब्लिक का इंटरेस्ट और वकीलों का इंटरेस्ट दोनों साथ मिलकर देखेंगे। तो हम आपके जो रजिस्ट्रार के ऑफिस है, हम आपकी कोर्ट के अगल बगल में उनको एस्टेब्लिश कर देंगे। कुल मिला के लास्ट में ये बात बनी, और ये कहा कि जो रजिस्ट्रियां हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो वकील ही साथ होकर जो है उनकी ड्राफ्टिंग करेंगे और उसको रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो ये उस वक्त हमने 45 डेज रजिस्ट्रेशन की स्ट्राइक चलाई। लेकिन हैरानगी की बात यह है और विचित्र बात यह है कि जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के 10-12 वकीलों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनाया गया हाई कोर्ट के द्वारा कि इन्होंने एजिटेशन में जो है गेट बंद किया, ये किया। लेकिन कठुआ में मैंने बतौर अध्यक्ष मैंने इंश्योर किया कि मेरे किसी वकील के ऊपर कोई पर्चा ना लगे, मेरे किसी वकील के ऊपर कोई लाठी ना बजे पुलिस के द्वारा, और मेरे किसी वकील के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना बने। मैं इन तीनों बातों को इंश्योर करके हमने पीसफुल एजिटेशन चलाई, क्योंकि हम लोग सपोर्ट में थे, हम लोग लीड नहीं कर रहे थे। अगर हम लीड कर रहे होते तो हम बड़ा कुछ कर सकते थे। हमें ये एक्ट वैसे तो एक्ट ये बदलता ही नहीं, एक्ट वापस आ जाता, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन सवाल ये था कि हमने ये काम किया। उसके बाद अच्छा, फिर उस वक्त भी कुछ लोगों ने मेरा विरोध किया कि जी ये रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है ये क्यों नहीं आया, ये आप जिम्मेवार हैं, फलाना है, बड़ी बातें की। मुझे उस वक्त भी मेरे खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश की और मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाने की भी कोशिश की इन लोगों ने, लेकिन ये उस नो कॉन्फिडेंस में कामयाब नहीं हुए। उसके बाद हमारे यहाँ पर यंग लॉयर एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ, उसमें हमारे यंग एडवोकेट अभिषेक खजूरिया जी वो प्रेसिडेंट चुने गए। तो उसके बाद ये स्थितियां आई, पेंडेमिक आ गया बेसिकली 24, और पहली बार था हमें लग रहा था कि कोर्टें कभी बंद नहीं होती। वकीलों का प्रोफेशन एक ऐसा है वो कभी रुकता नहीं है। लेकिन 24 मार्च 2020 को एक लॉकडाउन हो गया पूरी कंट्री के अंदर, और कोर्टें भी बंद हो गई। वकीलों का भी जो एक हमारा जो एक प्रोफेशन था, काम करते थे कि कोर्ट, अब वकीलों को तनख्वाह तो गवर्नमेंट देती नहीं, वकीलों को एक लाइसेंस केवल दिया जाता है कि आप जाइए और अपनी प्रैक्टिस से जो है अपनी जो है लिवलीहुड चलाई, क्योंकि राइट टू लिवलीहुड हमारा भी है। तो बंद हो गया। जब लिवलीहुड के ऊपर संकट आया तो उस कोरोना काल में हमने बार एसोसिएशन ने पहले तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कुछ लोगों को कहा कि आप 5 दिन के अंदर अप्लाई करें, और 5 दिन में उन्होंने जिन्होंने अप्लाई किया उनको हमने वहाँ से भी लीगल एड दिलवाई, फाइनेंशियल एड दिलवाई। अब बाकी लोग जो रह गए थे, क्योंकि लॉकडाउन ये एक्सटेंड होता रहा था, बार बार 10 दिन 20 दिन एक्सटेंड होता गया, कोर्टें भी बंद रही, तो फाइनेंशियल एक क्रंच जो था मेंबर्स के ऊपर आया। तो हमने उस वक्त एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम चलाई, और अपने बार के जो हमारा एक इमरजेंसी अकाउंट रखा था, हमने अपने लिए रखा था, हमारी बार का अपना अकाउंट है वो, उसमें कोई गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया, वो हमने वकालतनामे के 10-10 रुपये कलेक्ट करके अपनी जो बार एसोसिएशन की जो मतलब हमारा फाइनेंशियल हेल्थ होती है या हमारा फाइनेंस होता है या एक सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, उससे हमें अपने मेंबर्स की जो थी वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ये देखे कि किस चैम्बर का है, कौन से चैम्बर का, इसका सीनियर ने मुझे सपोर्ट किया नहीं किया, लेकिन हमने उनकी जो कमेटी गठित की थी, जो एक डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी थी, उन कमेटी को ये पूरा आदेश था मेरी तरफ से कि आप किसी को भी जो है मेंबर को अगर कोई अप्लाई करता है तो उसको आपने बिल्कुल भी जो है ये इनकार नहीं करना कि ये किसी भेदभाव नहीं करना। कहने का हमारा अर्थ ये है कि दूसरा, और हमने ये उनसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके नाम जो है सार्वजनिक नहीं होने देंगे आपका, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल एड का या फाइनेंशियल प्रॉब्लम का हम मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि 1500 या 2000 में
आज की डेट में एक वकील को आप सोचें, जो जो बेचारे कई ऐसे वकील हैं जो हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं इंडिया के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ बेचारे कमजोर लोग भी हैं, जो अभी नए नए लोग आए हैं जिनके पास एक आधा केस है, 2 फाइलें हैं। तो कहने का मतलब कि क्या हम उनका सार्वजनिक नाम करके उनका हम मजाक नहीं उड़ाना चाहते थे, इसलिए हमने एक प्राइवेसी क्लॉज था। और ये प्राइवेसी क्लॉज केवल हमारी पॉलिसी में नहीं था, ये हाई कोर्ट की पॉलिसी में भी था, और जितनी तमाम इंडिया की जितनी भी बार काउंसिल्स हैं और बार एसोसिएशन की हैं उनकी पॉलिसी में था। तो हमने उनकी हेल्प की। तो इस तरह से बाद में हम चलाते रहे, और 7 फरवरी को फिजिकल हियरिंग आरंभ हुई हमारी कोर्ट के अंदर, क्योंकि उससे पहले जो था वो संपूर्ण लॉकडाउन था, वर्चुअल मोड पे जो कोर्टें चल रही थी। तो उस वक्त क्या हुआ कि बाद में यहाँ एक मुद्दा बना कि इन्होंने कहा कि इलेक्शंस आप करवाएं, दोबारा से करवाएं। हमने इंश्योर किया कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन तक बनाया, जो मैं बताना भूल गया कि बार एसोसिएशन के कई काम किए, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण काम हमने ये किया कि बार एसोसिएशन का एक लिखित संविधान बनाया 18 मई 2020 को, और जिसको हमने और सारे मेंबर्स ने उसका स्वागत किया, क्योंकि इतने सालों से कभी भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बार का नहीं बना था, वो भी हमने बनाया। तो हमने कोई काम छोड़, उसके बाद हम जब कोरोना काल, जब हमारे गवर्नर महोदय यहाँ पर एक विजिट हुआ, क्योंकि मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन की जम्मू वालों ने अपनी डिमांड मनवा ली थी, लेकिन हमारी डिमांड रह गई थी। तो हमने उनके सामने भी ये मुद्दा रखा, और कंज्यूमर कोड का भी मुद्दा रखा कि कंज्यूमर कोड का जो सेंट्रल एक्ट है वो कृपया करके स्टेट में एक्सटेंड करें, और जितनी भी कंज्यूमर अदालतें थी वो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के लागू होने के साथ डिसॉल्व कर दी गई थी। लेकिन 2012 से 2019 में कठुआ में तो कंज्यूमर कोड फंक्शन नहीं कर रही थी। तो इसलिए ये बातें हमने उनके सामने रखी। फिर हमने एडवोकेट वेलफेयर के मुद्दे उनके सामने रखे कि 5 लाख का हमें मेडिकल इंश्योरेंस आप दे दीजिए और 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस दे दीजिए, क्योंकि दिल्ली भी एक यूटी है, वहां अगर वकीलों को मिल रहा है 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस और 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस, तो जम्मू कश्मीर भी एक यूटी है, तो इसे हमें मिलना चाहिए। और भी हमने मुद्दे थे जो सोशल मुद्दे थे, जहाँ पर कठुआ हेडक्वार्टर के लिए हमने एक इंडोर स्टेडियम की डिमांड की थी, हॉस्पिटल महात्मा गांधी हॉस्पिटल को फंक्शनल बनाने की बात की थी, और हमने हमारी कोर्ट के बगल में जो वेटनरी हॉस्पिटल है वहाँ पर हम चाहते थे कि सब रजिस्ट्रार का ऑफिस भी वहाँ पर आ जाए, और हमारा एक जुवेनाइल बोर्ड है जो कालीबड़ी में एक रेंटेड बिल्डिंग में चल रहा है, वो भी जुवेनाइल बोर्ड हम चाहते थे कि वो भी उस जगह कोर्ट के नज़दीक आ जाए, ताकि आम पब्लिक को भी उससे सुविधा मिले, वकीलों को भी उससे सुविधा मिले। क्योंकि आप देख लीजिए, एक अंडर ट्रायल होता है, मान लीजिए एक किसी घर में कोई 4 मुलजिम है, 4 अडल्ट हैं, तो एक जुवेनाइल है, माइनर है, तो वो 5 लोग पहले यहाँ पर तरीक भुगतने आते हैं, और वही एक फैमिली के 5 लोग वहाँ पर कालीबड़ी में जाते थे, उनको एक असुविधा होती थी। तो रजिस्ट्रेशन का ऑफिस जो था वो अभी सेक्रेटरीट के अंदर चल रहा है, तो वो भी हमें वकीलों को उठ के वहाँ पर जाना पड़ता है, रेवेन्यू कोर्ट वहाँ पर चल रही है। तो चलिए, हम एक प्रयास था, तो गवर्नर महोदय ने हमें आश्वासन दिया, और हमारी रिटर्न में हमें उन्होंने अपनी इसकी रिसिप्ट तक भेजी उस मेमोरेंडम की, और हमें ये माना इस बात को कि आपकी जो भी जेन्युइन समस्याएं वो धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएंगी। और आपको पता है कि दिसंबर महीने में उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस जो था वो सारे पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को दे दिया, और उसे सबसे ज़्यादा लाभ जो हुआ, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर 5 लाख के मेडिकल इंश्योरेंस का सबसे ज़्यादा लाभ हुआ तो मेरे वकील भाइयों को हुआ है।